लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। लेक्चर 4 में कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट, रोल एंड म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 4 NISM सीरीज। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ। इट मीन्स अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है विच यू कैन टेल टू योर क्लाइंट्स। आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था। दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन म्यूचुअल फंड्स: यूनिट वैल्यू, फेस वैल्यू, यूनिट कैपिटल, रिकरिंग एक्सपेंसेस, नेट एसेट वैल्यू, AUM, मार्क टू मार्केट। मैंने ये सब बताया था। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ और कंसेप्ट नंबर 4 की बात करूँगा। कंसेप्ट नंबर 4 में मैंने यहाँ पे लिखा एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब आपके NISM की सीरीज में दी हुई है बड़ी सारी, बट अगर आप मेरा लेक्चर सुन के देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। फर्स्ट एडवांटेज इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इट मींस whenever you are investing through mutual fund, as I have told you कि they have a fund manager। फंड मैनेजर का मतलब है they have different professionals, CFAs, chartered accountants, company secretaries, all technicians वहां पे बैठे हुए हैं। वो ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनके पास ज्यादा स्किल है, उनको ज्यादा पता है कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है। बीइंग अ कॉमन मैन, मैंगो पीपल, आपको नहीं पता होगा कि व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, नेस्ले परचेज करें, MRF परचेज करें, किस कंपनी के शेयर्स खरीदें। बट दोज पीपल दे आर मोर अवेयर ऑफ। तो सबसे पहला बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है जो NISM सीरीज ने भी बताया कि भाई आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, है ना। जब आप शेयर्स लेते हो तो डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हो जस्ट बाय टिप्स। आपको एक्चुअली भी नहीं पता होता कि वो शेयर्स का एक्चुअली में फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अचानक आपको पता चलता है, जैसे अभी पेटीएम की बात करें तो अचानक पता चला कि पेटीएम के शेयर्स गिर गए, अचानक पता चला कि ये प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो आपको सबसे पहली बात जो बेनिफिट मिलेगा दैट इज इन रिगार्ड टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है जी। सेकंड बेनिफिट, अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो का वैसे मतलब क्या होता है कि आप जब ग्रुप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, एक से ज्यादा में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पास 5,000 रुपए हैं। आप अगर एक ही पॉकेट में रखेंगे 5,000 रुपए तो चोरी होने का डर है। बट अगर आप उन 5,000 को अलग अलग 3-4 पॉकेट्स में डिवाइड करके रख दें, है ना, तो आपको उसमें चोरी होने का डर कम होगा। तो मैंने कहा जो मैंने अलग अलग पॉकेट्स में रखा उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इट मीन्स इफ यू एज ए इन्वेस्टर यू वांट टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी, तो आप ये चाहोगे कि यार वो पैसे जो है ना अलग अलग जगह ऐसे डाइवर्सिफाई हो जाएं। बट अगर आप डायरेक्टली शेयर्स लेते हो, फॉर एग्जांपल यू हैव 5,000 रुपीज, इफ यू वांट टू बाय डायरेक्टली शेयर्स, तो आप नेस्ले के शेयर्स ले लें या MRF लेना चाहते हैं तो 2-3 शेयर्स ही मिलेंगे बेटे, हजारों की तादाद में इनके शेयर्स हैं। यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई मोर। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू से ज्यादा आपकी डाइवर्सिफिकेशन होगी। आप बिकॉज फंड मैनेजर ने अलग अलग जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। यू कैन गो फॉर बैलेंस, यू कैन गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपने क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। तो 2 बेनिफिट्स मैंने बताए। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इतना बड़ा फंड है, यूनिट होल्डर्स ने पैसे इकट्ठे करके फंड मैनेजर्स को दे दिए। फंड मैनेजर्स की रिसर्च कमेटी है, रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, जब वो रिसर्च कर रहे हैं तो सभी के लिए कर रहे हैं। So when they are doing analysis, when they are doing fundamental analysis, when they are doing technical analysis, ultimately total number of unit holders ज्यादा हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए ना कि अगर हम 10 यूनिट बनाते हैं तो एक कॉस्ट होगी, 100 यूनिट बनाते हो तो एक पर्टिकुलर कॉस्ट होगी, 1,000 यूनिट बनाते हो तो एक इट मीन्स मोर द नंबर ऑफ यूनिट्स लेस विल बी द कॉस्ट। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हैज ह्यूज फंड्स, ह्यूज नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स, तो वो रिसर्च कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। दूसरी फंड मैनेजर कॉस्ट भी डिवाइड हो जाएगी, रिकरिंग एक्सपेंसेस भी लेस डिवाइड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली पर यूनिट होल्डर को बड़ी कम कॉस्ट आने वाली है। तो ये थर्ड बेनिफिट है। अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ इज ट्रांसपेरेंसी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी का। आपके पास पैसे हैं,
आप बैंक की एफडी लेते हैं तो बैंक एफडी में आपको बैंक वाले ये नहीं बताएंगे कि वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके क्या एक्सपेंसेस हैं, कितने पैसे वहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है। और इन इंश्योरेंस ऑल्सो वेन एवर यू गो फॉर इंश्योरेंस दे विल दे दोस्त नो डाउट वो इन्वेस्ट करते हैं बट दे विल नॉट टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। बेटे म्यूचुअल फंड के केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि उसका फंड मैनेजर कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितने परसेंट किस कंपनी के शेयर्स लिए हैं, कितना एक्सपेंस आ रहा है, क्या खर्चा है, सारी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। It means as an investor of a mutual fund you will get more transparency. So this can be a benefit. Liquidity. बेटे मुझे जब पैसे चाहिए थे म्यूचुअल फंड में तो मैं उसी समय एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आई कैन सेल माय यूनिट्स एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम और विद इन 48 आवर्स में आपको पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो आप जब मर्जी चाहे खरीदें, जब मर्जी चाहे बेचें, कोई प्रॉब्लम नहीं है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। वो बात अलग है कि यू विल सेल एट द मार्केट प्राइस, जो एनएवी चल रही है आपको पैसे वही मिलने वाले हैं, बट द पॉइंट इज यू कैन सेल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तो दिस कैन बी अ बेनिफिट। अब ऐसा ना, जब आपने ये बेनिफिट्स के मीनिंग समझ ली है ना, तो फिर रटना थोड़ी है, याद थोड़ी करना है। आपने इस लेक्चर को सुना, इसकी मेन हेडिंग्स लिख ली, आपने एमसीक्यू पेपर करना है टैक्स डेफरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स डेफरल आपको दिख रहा है, टैक्स डेफरल। बेटा टैक्स डेफरल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। टैक्स डेफरल का मीनिंग है कि आप जो टैक्स पे करेंगे वो उसको डेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक एफडी 1 लाख रुपए की ली, उसमें 10% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर। even if you have not withdrawn that interest, even if you have assumed that वो reinvest कर रहे हैं cumulatively, still you are liable to pay tax on that 10,000 rupees every year. बट म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है। आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए, 5 साल तक आपने री इन्वेस्ट किए और 5 साल के बाद आपने मेच्योरिटी अमाउंट लिया, तो यू हैव टू पे टैक्स आफ्टर 5 years। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इट मीन्स एफडी को देखें तो आप हर साल पेमेंट कर रहे हैं, है ना। बट इफ आई गो फॉर म्यूचुअल फंड यू आर पेइंग आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years, या जब भी आप सेल करते हैं, इट मीन्स आई कैन डेफर माई टैक्स। नेक्स्ट बेनिफिट इज कन्वीनियंट ऑप्शंस। बेटे आपको मैं आप क्या बताऊं दोस्तों, इतना सिंपल है ये कन्वीनियंट ऑप्शंस और दिस इन्वेस्टमेंट कंफर्ट कि विद इन अ क्लिक ऑफ सेकेंड आप आराम से मोबाइल ऐप से गूगल प्ले स्टोर से उनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विद इन अ क्लिक ऑफ सेकेंड यू कैन री इन्वेस्ट, यू कैन विड्रॉ योर मनी, यू कैन एक बार केवाईसी करानी है, आपका पोर्टफोलियो बन गया तो आप जब मर्जी जितनी बार मर्जी, लेस डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, पहली बार डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, उसके बाद तो आप जैसे मर्जी जब मर्जी पैसे जमा कराएं, पैसे विड्रॉ करें, सेल करें, ट्रांसफर करें, वेरी इजी फॉर इन्वेस्टर्स। तो आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट्स को ये कह सकते हैं कि आपको ये बेनिफिट्स होंगे। जो नेक्स्ट बेनिफिट है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ, उसका नाम है सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट्स। मैंने क्या किया है कि इस बेनिफिट की वजह से म्यूचुअल फंड को मैंने लिया। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको एवरी मंथ अज्यूम करते हैं एक्स अमाउंट डिपॉजिट करना है, 10,000 रुपीज पर मंथ यू हैव टू डिपॉजिट, अज्यूम कर रहे हैं। तो बेटे आप सिप ले लोगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लोगे, बैंक से 10,000 रुपए अपने आप हर महीने डिडक्ट होते रहेंगे। आपको लगेगा कि आपको, मतलब ऐसा होता है ना, जब बैंक से पैसे जाते हैं तो लगता है कि गए नहीं। आप मेरी बात को समझना, डायरेक्टली ट्रांसफर हो, जैसे आप पेटीएम में ऑटोमेटिक ट्रांसफर ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट, तो ऑटोमेटिकली जब वो डिडक्ट हो जाएंगे तो ऐसी फीलिंग आती है कि वो गए नहीं। मैं अपनी बात की बात कर रहा हूं, है ना। तो वी हैव सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वी हैव सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वी हैव सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये क्या है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। वैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है कि आपने एक साथ 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए, 10 लाख जमा करा दिए, अब आप उसको सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करने को बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो आपके लिए एडवांटेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आ रही है, आपको करके जानी चाहिए। कहते हैं कि हर चीज का बेनिफिट और लॉस भी है। तो मैं अभी इस समय आपके सामने आ रहा हूं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस मींस व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आइए जी, मैंने इसको कंसेप्ट नंबर 5 में लिखा है कि भाई दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। लिमिटेशंस का मतलब है कि जब आपको चॉइस ज्यादा मिल जाती है ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाएं, अच्छा रेस्टोरेंट में दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनूज, दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज हैं,
है ना। स्टार्टर्स भी 10 तरह के हैं, 100 तरह के हैं। यू हैव मेन मेन्यू, उसके बाद डेजर्ट्स हैं। जैसे आप किसी की मैरिज में जाते हैं, इतना सारा सामान होता है, अलग अलग तरह की वैरायटी होती है खाना खाने की, आपको समझ ही नहीं आता क्या खाएं क्या ना खाएं, है ना। तो कई बार आप खाते भी कम है, ऐसा भी तो हो सकता है। नाउ द पॉइंट इज देयर आर 25 म्यूचुअल फंड्स और 2-3 हजार तरह की इनकी टोटल में स्कीम्स है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, एचडीएफसी में जाऊं, आईसीआईसीआई में जाऊं, एक्सिस में जाऊं, एसबीआई में जाऊं, आईसीआई लोम्बार्ड में जाऊं और उसकी कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करूं। बेटे उसी के लिए तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब होगा क्या कि जब आप बड़ी सारी चीजें देखेंगे ना, तो अल्टीमेटली आप अपनी डिसीजन को डेफर ही कर देंगे कि ठीक है बाद में इन्वेस्ट करेंगे। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मैंने कहा जी पहली लिमिटेशन है चॉइसेस आर ओवरलोडेड। चॉइसेस ओवरलोडेड है, ये पहली मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आपके पास बड़ी तरह की चॉइस है। 25 तरह के म्यूचुअल फंड है, उसकी 2-3 हजार तरह की स्कीम्स हैं। तो आप कंफ्यूज होने की संभावना ज्यादा होगी और अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। तो चॉइस ओवरलोडेड है। अच्छा, लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। मैं बड़ा प्यार से बताना चाहता हूं कि कस्टमाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, ठीक है। तो आपने एचडीएफसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड ले लिया, बट आपको ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड में यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन टीसीएस, बट आपका फंड मैनेजर आपकी बात नहीं सुनेगा। फंड मैनेजर अपने हिसाब से चलेगा, वो टीसीएस में इन्वेस्ट कर सकता है, वो किसी कंपनी का शेयर सेल कर सकता है, बट द पॉइंट इज आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक नेगेटिव है कि आपके लिए कस्टमाइज होकर वो पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा, वो सबको देखकर अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से बनाएगा। तो यू विल नॉट गेट कस्टमाइज सपोर्ट, कस्टमाइज पोर्टफोलियो की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो दिस कैन बी अ नेगेटिव। अच्छा, चॉइस ओवरलोडेड मैंने बता दिया। अच्छा, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। आई थिंक मैंने आपको ये बताया था कि फंड मैनेजर चार्जेस सम कॉस्ट, वो तो रेगुलेटेड है सेबी से। अच्छा, सेबी हमेशा इन्वेस्टर्स के पॉइंट से बात करती है। मैंने अभी क्या बोला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमेशा इट विल ऑलवेज टॉक फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। वो तो ठीक है हम रेगुलेट करते हैं, बट देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको कमीशन मिलेगी। देयर आर सो मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स जिनको हम कुछ कमीशन पे करेंगे या कुछ चार्जेस पे करेंगे। अब बेटा उसका कंट्रोल नहीं है, ये भी एक नेगेटिव है कि वी डोंट हैव दैट कंट्रोल। तो आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि दीज आर द नेगेटिव्स एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ। नेगेटिव्स 3 ही है आप देखिए, और एडवांटेजेस अगर आप देखें तो एडवांटेजेस बड़ी सारी है दोस्तों। एडवांटेजेस मैं आपको करके दिखाता हूं। ये 10 एडवांटेजेस है, 10 एडवांटेजेस है और 3 नेगेटिव्स है, और नेगेटिव्स तो सभी में होता है यार। तो आप एज ए इन्वेस्टर, आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने इन्वेस्टर को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लस उससे पहले आपको अपने पेपर के लिए पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप प्लीज नोट करें बेटा, ये मेन हेडिंग्स तो नोट कर लें। इवन इफ एमसीक्यू आ रहा है तो मेन हेडिंग्स तो नोट करो।